क्या आपने कभी सोचा है, एक तरफ रूस भारत का दशकों पुराना दोस्त और दूसरी तरफ जापान भारत का अहम रणनीतिक पार्टनर, और अब दोनों के बीच फिर से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विवादित कुरिल द्वीपों के इतुरूप द्वीप पर पहुंचते हैं और जापान तुरंत इसका विरोध करता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रूस और जापान क्यों भिड़ रहे हैं। असली सवाल है, अगर इन दोनों के बीच तनाव बढ़ा तो भारत किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि इस पूरे खेल में भारत का पैसा भी तो लगा है, ऊर्जा हित भी तो जुड़े हैं और इंडो पैसिफिक रणनीति भी तो है, और सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन है। तो आखिर एशिया में चल क्या रहा है, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले नक्शे पर नजर डालते हैं। रूस के सुदूर पूर्व में कामचट का प्रायद्वीप है और इसके नीचे जापान का होक्काइडो द्वीप है और इनके बीच समुद्र में फैली हुई है कुरिल द्वीपों की श्रृंखला। इसी से दक्षिण हिस्से के 4 द्वीपों पर रूस और जापान के बीच दशकों पुराना विवाद है। जापान इन्हें नॉर्थर्न टेररिस्ट कहता है और रूस इन्हें अपना हिस्सा मानता है। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में यानी कि 1945 में सोवियत संघ ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और तब से करीब 8 दशक बीत गए, लेकिन विवाद आज भी जिंदा है। और अब अगस्त 2026 में पुतिन का इतुरूप दौरा इसी पुराने विवाद को फिर सुर्खियों में लाया है। रूस का संदेश साफ है, इन द्वीपों पर उसका नियंत्रण चुनौती के लिए खुला नहीं है। जापान को यही बात नागवार गुजरी। टोक्यो ने रूस के सामने विरोध दर्ज कराया, लेकिन यहां से कहानी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि जापान की चिंता सिर्फ रूस नहीं है, जापान की चिंता है हमारा पड़ोसी चीन। जापान के आसपास देखिए, एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ यही हमारा पड़ोसी देश चीन, और दक्षिण में ताइवान, और पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों को लेकर चीन जापान विवाद। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियां अलग, यानी जापान को लगता है कि उसके चारों तरफ सुरक्षा का माहौल पहले से कहां ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इसी बीच रूस और चीन की रणनीतिक नजदीकियां भी लगातार बढ़ी हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और संयुक्त अभ्यास जापान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जापान के नजरिए से सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रूस क्या कर रहा है, सवाल यह भी है कि अगर रूस और चीन एक साथ रणनीतिक रूप से आगे बढ़ें तो जापान के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होगी। और यही वजह है कि जापान अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत कर रहा है और चीन को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौतियों में गिन रहा है। अब जरा भारत को इस नक्शे में रखकर देखिए, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। भारत ने पिछले कई वर्षों में एक बेहद मुश्किल संतुलन बनाया है। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका, और अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी क्वाइडी, QUADI। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में सहयोग करते हैं। इसका एक बड़ा उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और चीन की बढ़ती ताकत के बीच संतुलन बनाना है। लेकिन भारत रूस को भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंध सिर्फ आज के नहीं हैं, दशकों पुराने रक्षा संबंध है, ऊर्जा सहयोग है, तेल का बड़ा कारोबार है, और भारत की विदेश में रूस की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। तो भारत के सामने स्थिति कुछ ऐसी है कि रूस को छोड़कर नहीं जा सकते, जापान को नाराज भी नहीं कर सकते, अमेरिका से दूरी भी नहीं बना सकते,
और रही बात चीन को नजरअंदाज करने का सवाल, तो यह भी नहीं उठता। यानी भारत को एक साथ चारों दिशाओं में देखना पड़ रहा है। अब आते हैं उस जगह पर जहां भारत का सीधा आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, सखालिन। पुतिन के इतरूप दौरे से पहले वह सखालिन भी गए और सखालिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां सखालिन तेल और गैस परियोजना में भारत की सरकारी कंपनी ONGC विदेश की 20% हिस्सेदारी है। और सबसे दिलचस्प बात, इसी परियोजना में जापानी कंपनियों के कंसोर्टियम को भी हिस्सेदारी है। मतलब समझ रहे हैं, राजनीतिक रूप और जापान आमने सामने खड़े हैं, लेकिन कारोबार में भारत, रूस और जापान एक ही प्रोजेक्ट में साझेदार हैं। यही आज की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स है। यहां एक तरफ देशों के बीच तनाव होता है और दूसरी तरफ उनके कारोबार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। अब मामला भारत और रूस के बीच समुद्री कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश भी लंबे समय से चलती रही है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग की अवधारणा इसी रणनीति सोच का हिस्सा है। भारत के लिए रूस तक समुद्री संपर्क बढ़ाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यापार और ऊर्जा संपर्क मजबूत हो सकते हैं और इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीति भूमिका भी मजबूत होती है। लेकिन समस्या यह है कि इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ रहा है। दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, सी ऑफ जापान और रही बात सखलिन, कुरिल द्वीप और इसके साथ साथ ये सभी इलाके अब सिर्फ नक्शे पर मौजूद जगहें नहीं हैं। ये दुनिया की बड़ी शक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र बन चुके हैं। और फिर आता है सबसे मजबूत देश अमेरिका। रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव पहले ही बढ़ा। अमेरिका ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा संसाधनों पर दबाव बढ़ाया, लेकिन भारत ने भी साफ संकेत दिया कि उसकी विदेशी नीति सिर्फ किसी एक देश के दबाव से तय नहीं होती। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर अपनी विदेश नीति चलाने के बजाय अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से करना। और शायद आने वाले समय में भारत को इसी नीति की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए चीन ताइवान के आसपास दबाव और बढ़ता है, जापान अपनी सैन्य क्षमता और मजबूत करता है, रूस और चीन की रणनीतिक साझेदारी और गहरी होती है और अमेरिका का ध्यान दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में चला जाता है, तो एशिया का पूरा शक्ति संतुलन बदल सकता है। और उस समय भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। लेकिन शायद सवाल यही गलत है। भारत को यह तय करना होगा कि अपने हितों की रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि अगर भारत रूस का खुल करके साथ देता है तो जापान के साथ रिश्ते असर पड़ सकता है। अगर जापान के साथ खुल करके खड़ा होता है तो रूस नाराज हो सकता है, और अगर अमेरिका किसी एक पक्ष का समर्थन करता है तो भारत पर अलग दबाव आ सकता है। इसीलिए भारत के लिए सबसे समझदारी वाला रास्ता यही होगा कि किसी एक खेमे में फंसने के बजाय सभी महत्वपूर्ण साझेदारों के संबंध बनाए रखना और अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। और यहां चीन को भूलना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि चीन के लिए सबसे बड़ा फायदा तभी होगा जब उसके सामने खड़े देश आपस में बंट जाएंगे। अगर रूस अलग दिशा में चला जाए, जापान अलग सोचने लगे
अमेरिका किसी और मोर्चे पर उलझ जाए और भारत अपने साझेदारों के बीच फंस जाए तो चीन के लिए रणनीतिक जगह और बढ़ सकती है। इसीलिए भारत के लिए असली चुनौती रूस या जापान में से किसी एक को चुनना नहीं है। असली चुनौती है दोनों के साथ रिश्ते बचाए रखना। रूस से ऊर्जा और रक्षा सहयोग, जापान से तकनीकी निवेश और इंडो पैसिफिक साझेदारी, अमेरिका के साथ तकनीकी और रणनीतिक सहयोग और साथ साथ अपनी खुद की सैन्य और आर्थिक ताकत को मजबूत करना, क्योंकि अंत में वही देश सबसे सुरक्षित रहता है जिसके पास विकल्प सबसे ज्यादा होते हैं। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर रूस और जापान के बीच आने वाले समय में तनाव और बढ़ता है तो क्या भारत रूस को चुनेगा या भारत जापान के साथ खड़ा होगा? मेरी नजर में भारत के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा किसी एक को चुनना। किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि भारत को अपना पक्ष चुनना चाहिए और भारत को अपने पक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय हित, रूस भारत का पुराना दोस्त है, जापान भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है, अमेरिका एक बड़ा रणनीतिक सहयोगी है और चीन भारत के सामने बड़ी क्षेत्रीय चुनौती है। और इन सभी रिश्तों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन भारत अगर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक ताकत और सैन्य क्षमता को मजबूत करता रहा तो आने वाले समय में उसे किसी और की शर्तों पर फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया बदल रही है, एशिया बदल रहा है और इसी बदलती दुनिया में भारत सिर्फ किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक शक्ति केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। अब आप बताइए, अगर रूस और जापान के बीच तनाव और बढ़ता है तो भारत को क्या करना चाहिए? रूस का साथ देना चाहिए, जापान का साथ देना चाहिए या दोनों से दूरी रखते हुए सिर्फ अपने हित को देखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है और इस बदलाव में भारत की भी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।